तो स्टूडेंट अब अपन पढ़ने जा रहे हैं परागकण, जिसे अपन बोलते हैं जो दुल्हे राजा हैं अपने, उनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इन दुल्हे राजा का नाम क्या है? इनको अपन बोलते हैं परागकण। इन्हीं का नाम क्या है? लघु बीजाणु। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। तो नाम से कंफ्यूजन, ये दुल्हे राजा कितने नाम? 3 नाम, परागकण, लघु बीजाणु और नर युग्मकोद्भिद। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाएगा ये वाला। अब मैं ध्यान रखना इसके अंदर क्या करते हैं, आपके माइक्रोस्कोप लगा दे। जब मैंने माइक्रोस्कोप लगाई तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये जो बाहर वाली जो परत है, मतलब इसमें कितनी परत होती है? 2 परत होती है। इस बाहरी परत को अपन बोलते हैं बाह्यचोल, अंदर वाली परत को अपन बोलते हैं अंतःचोल। तो ध्यान रखना, ये जो बाहर वाली परत है बाह्यचोल, ये ध्यान रखना ऑब्वियस सी बात है, इसको अपन बात करें। अगर आपने पूछा जाए परागकण का जैसा आकार क्या है, ऑब्वियस सी बात है परागकण का जो आकार है वो कैसा होता है साहब? ये गोलाकार होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब बात करते हैं इसमें कितनी परत पाई जाती है? 2 परत। कौन सी परत? बाहर वाली बाह्यचोल, अंदर वाली अंतःचोल। बाहर वाली परत बाह्यचोल कैसी है साहब? कठोर है, सही है। मजबूत है, सही है। और ध्यान रखना क्या है? कठोर है, मजबूत है एवं अलंकृत है। अलंकृत देखो आप, डिजाइन लग रही है जैसे कोई बहुत बढ़िया इसमें डिजाइन से लग रही है, आपने दिख रहा होगा ऐसे डिजाइन कटिंग की हुई बढ़िया। तो ध्यान रखना ये जो बाहर वाली जो परत है ये कैसे बाह्यचोल, ये कैसी? कठोर है, मजबूत है, अलंकृत है इसके अंदर। और ध्यान रखना यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पाया जाता है एक तत्व जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है निर्माण, ये ध्यान रखना इसका अपघटन इतना मजबूत होता है ना, इतना मजबूत होता है कि प्राकृतिक चीजों से तो अपघटन होता ही नहीं है। और इसीलिए ध्यान रखना इनका, इसी के आधार पर इनको कई सालों से अपन उम्र का पता लगा सकते हैं। ध्यान रखना ये जो पोलन ग्रेन का जो अध्ययन, परागकण का जो अध्ययन है उसे अपन ध्यान रखना क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। तो इसका जो अध्ययन होता है ये कहलाता है बाह्यचोल का। आपको पता है जो इसका जो निर्माण हुआ था, आपको मैंने पहले ही बताया था, इसका जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा? वो हुआ था साहब टेपिटम द्वारा। तो आपको बाह्यचोल के बारे में क्या रखना, सबसे जो बाहरी परत है उसे अपन बाह्यचोल, बाहरी परत। नंबर 1 निर्माण किसे हुआ? टेपिटम द्वारा। कैसी होती है साहब? कठोर होती है, मजबूत होती है एवं अलंकृत होती है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? स्पोरोपोलेन। तो आपसे पूछा जाए कि परागकण की मजबूती का राज क्या है, तो आपको पता है परागकण की मजबूती का राज क्या है? इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलेन, जिसे इसका अपघटन नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन अंतःचोल के बारे में। अंतःचोल के बारे में आपको बताऊं तो ध्यान रखना अंतःचोल क्या है? अंतःचोल क्या है? जो अंदर वाली परत है उससे क्या बोलते हैं? ये कैसी होती है साहब? ये होती है कोमल, मुलायम मुलायम होती है। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें जरूरी चीज आपको ध्यान रखना, इसके अंदर जो होती है, इसमें किसकी ज्यादा है? इसमें मात्रा पाई जाती है सबसे ज्यादा सेलुलोज। और ध्यान रखना पैक्टिन की जो मात्रा होती है इसके अंदर थोड़ी अच्छी होती है। तो सेलुलोपैक्टिन जिसे अपन बोलते हैं, ये 2 तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं स्पोरो आपके अंतःचोल के अंदर। अब इसका कोमल होने का राज भी ध्यान रखना, साइंस है बेटा, साइंस में हर चीज का कारण है। ये बाहर वाली परत कठोर क्यों है, अंदर वाली बाहर से कठोर अंदर से मुलायम। हम मुलायम होने के कारण, अब एक बच्चे गलती करते क्या करते हैं सब वो बना, मैं उनको बोलता हूँ सब बेटा बनाओ, आप ऐसा करो परागकण का डायग्राम, तो बहुत जो इसके अंदर ये बनाते हैं अंतःचोल और क्या करते हैं सीधा के सीधा बाह्यचोल यूं बनाते हैं, सीधा यूं। अब यहाँ पे गलती क्या है? वो कुछ भूल जाते हैं कि ध्यान रखना कुछ जगह, ध्यान रखना अंतःचोल जो बाह्यचोल है वो ध्यान रखना कंटिन्यूअस होती, कुछ जगह क्या होती है ये अनुपस्थित होती है। मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंटाइन जो अंतःचोल है उसके ऊपर आपके बाह्यचोल उपस्थित ही नहीं होती। ये भी एक बड़ा राज। अब ध्यान रखना जो ये आपके जहां पे ध्यान रखना ये अंतःचोल, अब इसका भी एक राज है, कहानी साइंस है। साइंस में हर चीज का ध्यान रखना क्या होता है? कारण होता है। भगवान ने इसका निर्माण किया तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया है। अब लॉजिक क्या लगाया है वो आपको मैं बताता हूं। ये जो जहां पर आपको जहां दिख रहा है ये अनुपस्थित है, ध्यान रखना उस भाग को अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं जनन छिद्रिका। छिद्र है ना भैया, तो इसको अपन बोलते हैं जनन छिद्र बोल दो। ये जो जनन छिद्र मतलब जनन छिद्र क्या से परिभाषा पूछा तो जनन छिद्र साहब वह भाग है जहां पे ध्यान रखना बाह्यचोल क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अब इसके ध्यान रखना ये तो हुई परिभाषा, लेकिन इसका भी एक राज है। इसका अपना आकार की बात करें तो ये क्या होती है? एक लेंस नुमा, एक स्लिट नुमा आकार की होती है जिसे अपन बोलते हैं कोलपेट। क्या बोलते हैं? कोलपेट। अब जनन छिद्र की मैं संख्या की बात करूं
तो ध्यान रखना, अगर जैसे जैसे कैप्सुला पे वैसे जितने भी आवर्त बीज पढ़ाई किस पे हुई है, कैप्सुला पे हुई है, लेकिन अगर मैं द्विबीज नॉर्मल अगर बात करूं, मैं बड़े तौर मोटे तौर पर बोलूं तो ध्यान रखना, अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं, क्या कर रहा हूं बेटा, मैं संख्या की बात कर रहा हूं। अगर ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर द्विबीजपत्री पादपों की बात कर रहा हूं, तो द्विबीजपत्री पादपों में इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3। मतलब कितने जनन छिद्र, 1 2 और कितने बेटा, 3। लेकिन अगर एक बीजपत्री पादप का कौन सा है, एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री में जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं छिद्र की जो उसको बोलते हैं कॉलपेड। तो 3 मतलब 3 का मतलब ट्राई। तो ध्यान रखना, अपन अंग्रेजी में इसको बोलते हो तो द्विबीजपत्री का जो जनन छिद्र इसको अपन बोलते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब 3 और इसका आकार को अपन बोलते हैं कॉलपेड। तो इस किस प्रकार के जनन छिद्र पाए जाते हैं, ट्राई कॉलपेड। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई। मतलब पूछा जाए कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो जनन छिद्र है वो किस प्रकार के होते हैं, ट्राइकोलपेड। अंग्रेजी में एक को बोलते हैं मोनो, अगर इंग्लिश से उसे बोलते हैं मोनोकोलपेड। क्या बोलेंगे इसको, मोनोकोलपेड। तो एक बीजपत्री में मोनोकोलपेड के प्रकार के जनन छिद्र पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ट्राइकोलपेड। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये एक इंटाइन अंदर मतलब अंतःचूल अंदर और बाहर से ध्यान रखना केवल एक, ध्यान रखना इसमें क्या पाया जाता है, एक ही जनन छिद्र। अब बात है भगवान ने अगर इसका निर्माण किया, अपन कहते हैं कि सब, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, तो अगर ये यहाँ पे ये चीज अनुपस्थित क्यों छोड़ी, क्योंकि आपको बताऊं आगे की कहानी, कुछ ध्यान से सुनिएगा आगे क्या होता है ये ध्यान रखना। और ये अगर देखो मैं इसको और बताता हूं, इसमें निर्माण आगे होता है। ये जो नर युग में ध्यान रखना, यह अभी इस समय जब ये अंदर ही है, ये ध्यान रखना अभी कैसा है, अपरिपक्व। कैसा है, अपरिपक्व है। तो ध्यान रखना ये नर युग्म कोद भी अगर आपसे पूछा जाए जिस समय इसका निर्माण होता है, जिसमें इसमें एक ही केंद्र, देखो केंद्र की संख्या कितनी है, केंद्र की संख्या अभी 1 है। जब ये ध्यान रखना इस समय ये कैसा होता है, यह अपरिपक्व, क्योंकि लास्ट में जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा ना, तब ध्यान रखना इसके अंदर ध्यान रखना कोशिका जो केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये कहानी ध्यान रखना, मैं आपको इसका आगे थोड़े ही बात, बहुत फेमस कहानी है, क्या होता है ध्यान से सुनना। लेकिन अभी ध्यान रखना ये कैसा है, अपरिपक्व, फिर होगा आंशिक परिपक्व और फिर होगा पूर्णतः से परिपक्व है। तो जब आंशिक परिपक्व उसमें केंद्र की संख्या होगी 2, अपरिपक्व में केंद्र की संख्या 1, आंशिक परिपक्व में 2 और पूर्णतः परिपक्व में केंद्र कितनी, 3। अब 1 से 3 की कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आप सुनो बेटा, इसके अंदर ये जनन छिद्र का राज क्या है, क्योंकि ध्यान रखना जब ये दुल्हे राजा दुल्हन के द्वार में पहुंचेगी, मतलब जहां जब ये पराग नलिका जो आपकी होती है, परागकण का जब परागकण होता है, तो परागकण में जब ये दुल्हे राजा यहां पहुंचते हैं ना, किसके ऊपर, वर्तिकाग्र में पहुंचते, तो क्या निर्माण होता है, वर्तिका का जो बाहर वाली परत है, ये आपके बाहर वाली परत हो गई, कौन सी, बाह्यचोल। बाह्यचोल में बना देता हूं यहां से, और जहां से ध्यान रखना क्या होता है, इसके अंदर अंतःचोल को धक्का देता है, ये लो जाना है, मैडम से मिलना है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे निर्माण करता है एक पराग नलिका का। तो आपसे पूछा जनन छिद्र का कार्य कैसा, जनन छिद्र का काम है कि जो पराग नलिका बनती है, आगे जाके क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे जाके जो पराग नलिका का जो निर्माण होता है, ये जो पराग नलिका क्या होगा, कोमल है, क्योंकि अंतःचोल तो कैसा कोमल है, उसको धक्का देता है, बाहर जाना है। तो ये पराग नलिका का जो निर्माण वो कौन से भाग से होता है, वो होता है सब जनन छिद्र से। तो समझ आया आपको राज पूरा कहानी, हर चीज की स्पेशल चीज है, क्या क्या कारण है, कठोर होने का कारण क्या है, अंतःचोल को सॉफ्ट क्यों रखा, कुछ जगह बाह्यचोल को अनुपस्थित कर दिया। भगवान ने बहुत समझ की संरचना बनाई है, तो ध्यान से सुना। तो अगर अपन रिपीट करें तो ध्यान रखना परागकण का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार। बाहर वाली परत को अपन क्या बोलते हैं, बाह्यचोल, अंदर वाली को बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल में अपरिपक्व नर युग्म को अपरिपक्व, उसमें केंद्र की संख्या 1 जहां अनुपस्थित होती है, क्या बाह्यचोल, उस भाग को अपन बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र का आकार कैसा था, कोलपेट या लेंस आकार का, स्लिट नुमा आकार का। इसमें संख्या कितनी, अगर द्विबीजपत्री तो संख्या होगी 3, एक बीजपत्री तो संख्या होगी 1। अगर 3 है तो उसे बोलेंगे ट्राइकोलपेट, 1 है तो उसे अपन बोलेंगे मोनोकोलपेट। अब बात में स्पोरोपोलेन कहां पाया जाता है, स्पोरोपोलेन जाता है बाह्यचोल में। बाह्यचोल का निर्माण कौन करती है, ऑब्वियस सी बात है टैपिटम करती है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। पराग नलिका का निर्माण कहां से होता है, पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल से होता है। किस भाग से निकलती है, तो आप होता है जनन छिद्र के द्वार थ्रू निकलती है। फिर पूछा जाए जो इसका क्या बोलते हैं, परागकण का जो अध्ययन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी।
अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोलन किट। पोलन किट क्या होता है कि बच्चा जैसे आपको पता है कुछ पादपों के बहुत सारे जो होते हैं, जो पादप होते हैं, पुष्प होते हैं, उनका जो परागकण मतलब परागण का जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ से वो जो लेके जाता है वो क्या है, कीड़ों के द्वारा, मतलब कीटों के द्वारा। अब कीटों को आकर्षण करना पड़ेगा, तो और कीटों को आकर्षण करने के साथ उनमें चिपकने की ध्यान रखना। जैसे जैसे परागण के कीट वो मधुमक्खी आके बैठे तो उसमें चिपकने की ध्यान रखना, क्या होनी विशेषता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना जिन पादपों के अंदर परागण का जो प्रोसेस होता है, जो परागण होता है, वो अगर कीटों द्वारा होता है तो जो उनके परागकण होते हैं उन पे ध्यान रखना। कैरोटीन और जो लिपिड होती है, जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपके ये तो हो गया क्या, परागकण के ऊपर ये हो गया आपके बाह्यचोल के ऊपर ध्यान रखना लिपिड, और ध्यान रखना चिकनी परत पाई जाती है। चिकनी परत किसकी पाई जाती है, चिकनी परत पाई जाती है लिपिड और कैरोटीन। तभी ध्यान रखना कैरोटीन की मात्रा, जैसे प्रोडक्ट बनते हैं कई, लिपिड और कैरोटीन की ध्यान रखना क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसे चिकने होते हैं। चिकने होने से क्या होते हैं, आने वाले कीट पे आराम से चिपक जाते हैं। वो जब दूसरे कीट पे पुष्प पे जाके बैठेगा तो परागण का जो अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पोलन किट ध्यान रखना कैसे पाया जाता है, जिन पादपों में परागण कीटों द्वारा होता है, उनके जो परागकण होते हैं उन पे एक स्पेशल परत पाई जाती है जो उनको चिकनी बनाती है, जो लिपिड और कैरोटीन की बनी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। अब आप ये कहानी मैं अब आगे अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपन इसके आगे कहानी वो पढ़ेंगे साहब, ये जो नर युग्म योद्ध से कितने स्वरूप होते हैं, 3 स्वरूप। कौन से, आंशिक, जो पहले होगा अपरिपक्व, फिर आंशिक परिपक्व, और तीसरी जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, तीसरी स्टेज होती है पूर्ण परिपक्व। अब जो 2 स्टेज है कौन कौन से, अपरिपक्व वाले और आंशिक परिपक्व, ये स्फुटन से पहले की क्रिया है, मतलब वो बाहर आएगा ना उससे पहले की क्रिया है। और ये जब ये मैडम के वहां पहुंचता है, मतलब जहां दुल्हन के पास पहुंचता है, तब जाके ये अपनी तीसरी अवस्था पूरी करता है। तो ये 3 अवस्था में क्या क्या इसमें बदलाव होता है वो पूरी करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, आप प्लीज लेक्चर मत छोड़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। आने वाला जो स्टाइल है उसमें बताऊंगा पूरी कहानी, 2 भाइयों की कहानी, एक करता है अपना बलिदान कैसे करता है वो बड़ा भाई, छोटा भाई, क्या कहानी है, मतलब 1 से 3 बनने की कहानी देखिए इसी के आगे। तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं जो आपकी किसकी बात कर रहा हूं मैं, परागकण की परिवर्धन, मतलब उसमें क्या क्या बदलाव आता है उसके डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत मजा आएगा, सुनेगा होता क्या। मतलब जो अपने दुल्हे राजा जैसे अपन बोलते हैं परागकण, उनके जो बारात का जो प्रोसेस, मतलब बारात जाने का प्रोसेस, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प से, या बोलता है एक जो आपका जो बोलते हैं एंथर, जो आपका पराग कोश से वर्तिका पे पहुंचने का जो प्रोसेस उसे बोलते हैं परागण। और कौन जाता है, परागकण, मतलब परागकण को ले जाने का जो प्रोसेस है उसे अपन क्या बोलते हैं, परागण। तो ये परागण से पूर्व जो परिवर्धन है उसमें 2 बदलाव आते हैं, क्या क्या होते हैं बताऊंगा। और परागण मतलब दुल्हन के वहां पे जब दुल्हे राजा जब पहुंचते हैं दुल्हन के द्वार पे, तब क्या बदलाव होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं, देखो बेटा इस परिवर्धन की, जो इस तरह का जो परिवर्धन होता है वो पराग कहीं बाहर नहीं होता, परागकोश के अंदर होता है। तो इस तरह का जो परिवर्धन होता है ना, जो निर्माण होता है, इस तरह के परिवर्धन को अपन बोलते हैं इन सितु परिवर्धन। क्या बोलते हैं, इन सितु परिवर्धन बोलते हैं, मतलब स्वस्थान पे ही ध्यान रखना इस परिवर्धन, तो इस प्रकार के परिवर्धन को हम बोलते हैं इन सितु। ये जो है मतलब परागकण का मतलब इसको बोलते हैं इन सितु परिवर्धन, या इसको अपन बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब इस तरह का जो परागकण का जो परिवर्धन रहता है इसे बोलते हैं इन सितु परिवर्धन, या इसे अपन बोलते हैं एंडोस्पोरिक परिवर्धन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकण में किस प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इन सितु स्वस्थान, या इसे बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सुनेगा बेटा, कहानी सुनेगा। कहानी ये है कि साहब जब मतलब आप 3 अवस्था ले लो, मतलब आप जब बच्चे थे, जब आपका निर्माण, अपनी कहानी देखें, दुल्हे राजा जब छोटे बच्चे थे तब क्या था, दुल्हे राजा जब शादी के लिए तैयार हो गए, मतलब शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मतलब शादी से पहले परागण, मतलब परागण शादी के लिए पहले तैयार हो गए, तब उसमें क्या होता है। और जब वो दुल्हन के जब द्वार पे पहुंचे, वर्तिकाग्र पे पहुंचते, तो क्या बदलाव होते हैं वो सुनेगा। कहानी कुछ इस तरह चलेगी कि जो स्टार्टिंग के अंदर ये अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व से आंशिक परिपक्व और आंशिक परिपक्व से पूर्णतः परिपक्व की कहानी। बदलाव क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछता है अपरिपक्वावस्था में एक कोशिका और एक केंद्रक का होता है, आंशिक परिपक्व में केंद्रक कितने हो जाते हैं, केंद्रक हो जाते हैं 2, कोशिका हो जाती है 2, और जब परिपक्व हो जाता है तो इन केंद्रकों की संख्या हो जाती है 3। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा आंशिक परिपक्व जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें आप केंद्रक की संख्या बताएं तो केंद्रक की संख्या होती है 2। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अब सुनिएगा, जब बच्चा दुल्हे राजा छोटे होते हैं मतलब परागकण जब निर्माण ही हुआ था, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तब पराग निर्माण होता है तो उसमें होती है बाह्यचोल, अंतःचोल और केंद्रक की संख्या होती है। एक मैंने वर्तिका को रिक्तिका को मैंने अभी यहाँ दिखाया नहीं है, उसमें बदलाव होता है, लेकिन सुनिए अब क्या होता है, इसके अंदर होता है साव। अब सुनो, 1 से बन गए 2, मतलब 1 से अगर एक केंद्रक से 1 को 2 कोशिका बनी है, 2 केंद्रक बने हैं, और तो इसका मतलब इसमें हुआ है सब विभाजन। अब विभाजन होते हैं 2 प्रकार के, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका बनती है 4 और जो होते हैं क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है आधी। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होती है उसके अंदर कोशिका की संख्या रहती है 2। इसका मतलब आपसे पूछा जाए विभाजन कौन सा, तो आपको पता है, याद रखना या याद नहीं रखना। क्यों याद रखना है, लॉजिक से देखो ना, विभाजन कौन सा होता है, ऑब्वियसली बात है समसूत्री। लेकिन 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, विभाजन तो समसूत्री हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, 2 कोशिका बनी है ना, उनका आकार असमान है, मतलब विभाजन हुआ है साहब असमान समसूत्री। क्या बना है साहब, असमान समसूत्री विभाजन हुआ है। अब असमान हुआ तो एक होगा बड़ा और एक होगा छोटा। जो आपको दिख रहा है नीला कलर का वो है बड़ा भाई, मतलब ये है, और ये है साहब छोटा भाई। जो छोटा भाई है उसे अपन क्या बोलते हैं, जननिक कोशिका, और जो बड़ा भाई है जिसका कोशिका का आकार बड़ा है, जिसका केंद्रक बड़ा है, उसे नीला कलर का मैं दिखाया तो नलिका। नलिका क्योंकि आगे जाके नली के अंदर सबसे पहले भाई बड़ा है। ध्यान रखना बेटा, ये बड़े भाई और छोटे भाई की कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना कंफ्यूजन और क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा था पराग नलिका में सबसे पहले कौन सी कोशिका करती है, तो ध्यान रखना सबसे पहले कायिक कोशिका आगे प्रवेश करती है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि साहब बड़ा भाई मतलब बड़ा जो कोशिका आकार है उसे अपन बोलते हैं नलिका, नीला कलर का मैं दिखा नलिका, या ये बोलते हैं कायिक केंद्र। कायिक क्यों बोला गया जाएगा, क्योंकि आगे जाके यही जनन कोशिका, ध्यान रखना 2 नर युग्मक का निर्माण, तो इसे बोलते हैं जननिक। जो आगे जाके जनन आगे और बाकी है इसका, तो इसे अपन बोलते हैं जननिक कोशिका, जो आगे 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी। लेकिन नलिका जो है कायिक केंद्र की, ये ध्यान रखना आकार में कैसा है, बड़ा, और पराग नलिका बड़ा भाई, ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आगे की कहानी में बताऊंगा कि यही ध्यान रखना जो कौन सी कायिक कोशिका आगे जाके शहीद हो जाएगी, इसके शहीद होने की कहानी ध्यान रखना। बड़े भाई अपनी जिम्मेदारी निभाता है, छोटे भाई को कैसे बचाता है, उसका परिपालन कैसे करता है, वो आगे कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्या होता है। अभी आप ध्यान रखना बड़े भाई का नाम क्या, नलिका या कायिक कोशिका, और छोटे का नाम जननी कोशिका। क्यों रखा गया, क्योंकि आगे जाके ये जनन और करेगा, आगे जाके निर्माण का कार्य पूरा करेगा। इस जो अवस्था होती है ध्यान रखना, अभी ये परागकोश के अंदर ही है। मतलब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब परागण का समय होता है, जब इसमें स्फुटन हो जाएगा थोड़ी देर में, उस समय ध्यान रखना उसी कौन से, तो स्फुटन या परागकण, परागण के समय कौन सी अवस्था होती है परागकण के अंदर, तो ध्यान रखना वो होता है आंशिक रूप से परिपक्व और 2 कोशिकाएं और 2 केंद्रक अवस्था होती है। और ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं कॉपी में नोट करना, 60% जो एंजियोस्पर्म जो आवृत बीजी है उसमें ध्यान रखना परागण के समय परागकण के कौन सी अवस्था पाई जाती है, आंशिक परिपक्व अवस्था होती है, जिसमें 2 कोशिका और 2 केंद्रक वाली अवस्था होती है। मतलब अब जो अपने शहजादे हैं ना, ये अपने ये यहां से ध्यान रखना क्या हो जाते हैं, वो यहां से हो जाते हैं साहब आजाद। ये बाहर कैसे आए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बाहर आ गए हैं और किसी के द्वारा, मतलब माध्यम, मतलब गाड़ी के द्वारा, हवा के द्वारा, गाड़ी तो नहीं, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या कीड़े पे बैठ के सब पहुंचेंगे कहां पे, पराग नलिका, मतलब दुल्हन के पास पहुंचेंगे। अब यहां क्या बदलाव होता है वो सुनिएगा बेटा। मतलब ये 2 अवस्था आपको समझ आ गई होगी, जहां पे बड़ा वाला भाई कायिक केंद्र, छोटा वाला भाई जननिक कोशिका। अब ध्यान रखना जनकायिक कोशिका, सॉरी केंद्रक नहीं, इसको कोशिका बोल दो चाहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, जननिक कोशिका और ये है कायिक कोशिका। अब साहब पहुंच चुके हैं कहां पे, दुल्हन के दरवाजा, यह दुल्हन का दरवाजा है, ये वर्तिकाग्र है। ये कहां पहुंचेंगे साहब, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये क्या भाग है, वर्तिका, और नीचे वाला भाग कौन सा है, अंडाशय। अब सुनो,
जैसे ये महाशय जो अपने दुल्हे राजा को पहुंचे कहां पे, दुल्हन के रहे, सबसे पहले तो होगा कंफर्मेशन के साथ अपनी बिरादरी वाला तो आया, कोई दूसरा तो नहीं आ गया। जैसे अगर आम का पौधा है और नींबू वाला, नींबू का जो परागकण पहुंच गया कि साहब मैं हूं दूल्हा, तो नहीं, नॉट अलाउड। अगर आम का पौधा है तो परागण भी किसका अलाउड होगा, आम का ही। परागकण पहुंचे कहां पे, और जैसे ही ये पहुंचते हैं इनके बीच में परत के ऊपर जब वर्तिकाग्र पहुंचते हैं रिएक्शन होता है। अब दुल्हे राजा आएंगे तो क्या होता है, मुंह मीठा कराया जाएगा। अब मुंह मतलब मुंह मीठा कराया, मतलब जो वर्तिकाग्र है उस पर ध्यान रखना, शक्कर नुमा जो कुछ पदार्थ हैं वो उपस्थित होते हैं और ये क्या करता है, उस शक्कर को अवशोषित करता है। दुल्हे राजा का मुंह मीठा गया। अब मुंह मीठा कराया तो ये क्या करते हैं, समाये मतलब खुशी से फूले नहीं समाते हैं, और इनका क्या होता है, शक्कर अवशोषित करने से इनका आकार क्या होता है, बढ़ता है। और आकार बढ़ने पे क्या करते हैं, ये जो अंतःचोल है जिसे अपन इंटाइन बोलते हैं, उससे प्रेशर देते हैं, मतलब फूटने वाले। और बाहर तो बाह्य चोल है, लेकिन एक जगह बाह्य चोल उपस्थित नहीं होती, जिसे अपन बोलते हैं जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र को क्या करते हैं, फाड़ के क्या निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है बेटा, ये निर्माण करते हैं पराग नलिका का। अब ये पराग नलिका मतलब नल का निर्माण किया, जिसके द्वारा ये वो रास्ता है जिसके द्वारा ये दुल्हन के पास पहुंचेंगे। तो ये जो पराग नलिका है, अब बात आती है पराग, यहाँ पे दो भाई, बड़े भाई और छोटे भाई। बड़े मियाँ का नाम काई कोशिका, छोटे मियाँ का नाम जननी कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले जाएगा कौन, तो ऑब्वियस सी बात है, अब जाएगा कौन, बड़ा भाई। बड़े भाई की पहली जिम्मेदारी है, तो बड़ा भाई आगे जाना करना, उसको ये भी पता है कहीं ना कहीं खतरा आगे जाके उसको शहीद भी होना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, ये जैसे ही पराग नलिका आती है, पराग नलिका में सबसे पहले प्रवेश कौन करती है, कायिक जो केंद्रक होता है, वो ध्यान रखना, जो कायिक केंद्रक होता है वो आपके एंटर होता है। अब ये कायिक केंद्रक एंटर होके, या कायिक केंद्रक जो कायिक कोशिका कुछ भी बोलो, ये कायिक केंद्रक एंटर होता है। उसके बाद आता है छोटा भाई जननी कोशिका, और जैसे ही जननी कोशिका किसमें एंटर करता है, पराग नलिका में, इसमें हो जाता है विभाजन। अब देखो यहां जननी कोशिका, अब 2 से 3 बना ना, अब देखो मतलब 2 से 3 बना, अगर 4 बनते तो मानते कि दोनों में विभाजन होता। अब 2 से बने 3, मतलब दोनों में से किसी एक ने क्या किया, विभाजन किया। अब कायिक केंद्रक ने तो कोई विभाजन नहीं किया, केंद्रक अब बात किया, अब है जननिक कोश केंद्रक जो है कोशिका है, उससे बनते हैं सब 2 नर युग्मक। अब वापस कहानी 1 से बन गए 2, तो विभाजन कौन सा होगा, विभाजन होगा ऑब्वियस सी बात है अर्धसूत्री या समसूत्री, ऑब्वियस सी बात है समसूत्री। क्यों समसूत्री विभाजन में ध्यान रखना बेटा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका से बनती 4 कोशिका, और जो समसूत्री विभाजन है वहां में 1 से बनती है बेटा 2 अवयव, और गुणसूत्र की संख्या रहती है समान। मतलब ध्यान रखना, पहली बात तो ये, अगर समझ लो कि ये, चलो वो लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अन्य तो अपन डाइवर्ट हो जाएंगे। समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन जननी कोशिका से कितने नर युग्मक बने, नर युग्मक बने बेटा 2। मतलब स्टार्टिंग की अपन बात करें तो एक केंद्रक से पहुंचा 2 और 2 से, तो ये ध्यान रखना आगे जाके दुल्हन से मिलेंगे। अब दुल्हे बन गए, बेटे हो गए 2, इस सफर के अंदर इसने 2 और पैदा कर दिए, तो यही 2 बेटे आगे जाके दुल्हन से, मतलब कहानी में बहुत ज्यादा अभी तो शहीद और होंगे, मतलब बहुत कहानी बदलाव हो गए। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि 2 नर युग्मक का निर्माण कौन से केंद्रक से होता है, तो 2 नर युग्मक का निर्माण होता है जननिक केंद्रक से। आपसे पूछा कायिक केंद्रक, सबसे पूछा जाए पराग नलिका में पहले कौन प्रवेश करता है, तो आपको पता है कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है, वर्ती पराग नलिका में प्रवेश करता है। तो अब कहानी में वापस से रिपीट करो, और ये जो अवस्था होती है पूर्णतः परिपक्व। अब ये दुल्हन के वहां कैसे पहुंचेंगे, वो जो अपनी स्टेज होती है उसे अपन बोलते हैं निषेचन वाली जो क्रिया होगी, उसमें बताऊंगी कि आगे कहानी में होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि जब अपरिपक्व जो नर युग्म होता है कैसा होता है, अपरिपक्व है, तो उसमें कितने केंद्रक होते हैं, केंद्रक होता है 1। मतलब परागकण या परागण के, मैं बोल रहा हूं परागण के समय ध्यान रखना, इसमें कितने केंद्र की संख्या होती है 2, और अवस्था कौन सी है, आंशिक परिपक्व है। पूर्णतः परिपक्व के में केंद्र कितनी की संख्या हो जाती है, सब केंद्र की संख्या हो जाती है 3। ये जो परिवर्धन होता है, इस तरह के परिवर्धन को क्या बोलते हैं, इन सितु परिवर्धन, या इसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक परिवर्धन। अब ध्यान से पूछे 60% आवृतबीजी पादपों में परागण के समय कौन सी अवस्था पाई जाती है, आंशिक परिपक्व अवस्था। पूछा जाए अपरिपक्व से आंशिक परिपक्व से सही है, जो ये नलिका का कायिक कोशिका और जो जननिक कोशिका निर्माण किस प्रकार के विभाजन द्वारा होती है, तो आपको जैसे ध्यान रखना सब विभाजन होता है असमान ध्यान रखना क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में एक बड़ा जो केंद्रक बनता है उसका नाम क्या, बड़ा केंद्रक का नाम है कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक, छोटा उसका नाम क्या, जननिक केंद्रक।
अब बात है जननिक कोशिका बोलते हैं। अब एज जननिक कोशिका से कौन से विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं, तो आपको याद रखना सब कौन सा याद क्यों रखना, लॉजिक पता है, मैंने आपको बताया 1 से 2 कहानी रटना की है, रटने की तो आवश्यकता ही नहीं है, हर चीज एक कहानी के रूप में जो आपको ध्यान रखना लॉजिक। अब ये हो गई बेटा क्वेश्चन पूरे के पूरे। अब यहां से क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में अलग से कवर करूंगा कि 1 से बनते हैं, जैसे 3 बन गए यहाँ पे, ये आगे जाए खत्म हो जाएगा, स्टार्टिंग में काम आते हैं 2 ही। अब बात आती है, ध्यान रखना क्वेश्चन अगर आगे से पूछे इसमें से गुणसूत्र किसमें, आपको पता है एक तरह का जो आपको पूछा जाएगा, इसका निर्माण जो मैं बताया लघु बीजाणु जनन जो वाला पोर्शन उसमें बताया कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, इसमें गुणसूत्र की संख्या, अगर ये मटर का पौधा होता है तो गुणसूत्र की संख्या, और भी अर्धसूत्री विभाजन से बना है तो गुणसूत्र के विभाजन की संख्या कितनी होगी, 7। बाकी इसमें समसूत्री रहा तो यहाँ पे 7 से आधा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 7 ही इसके गुणसूत्र रहेंगे। तो ये यहां से लेके यहां पे भी 7 है, तो इनके अंदर गुणसूत्र कितने हैं, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, क्योंकि विभाजन कौन सा हुआ, विभाजन हुआ है समसूत्री। अगर अर्धसूत्री होता तो अपन सोचते तो सारा समसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या अगर 7 थी तो 7 ही रहेगी, 14 थी तो 14 ही रहेगी, 20 थी तो 20 ही रहेगी, क्योंकि विभाजन दोनों के दोनों कौन से हो रहे हैं, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है। होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ आया है, हमने मेहनत आपको बहुत रंग लाई, मैंने कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने एक डायग्राम और मैंने केवल डायग्राम के रूप में और एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश, कोई लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आपको जो आवाज रिकॉर्ड करनी है उसको सुनना है ढंग से, यहीं से ध्यान रखना क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन वाला पोर्शन भी आपको दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।